नमस्कार, मैं हूं रमन मंगवाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों के बुलेटिन का। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक जारी है। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आ सकता है सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव। राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार ऊर्जा कार्मिकों की मांग पर कैबिनेट पर मोहर लगा सकती है। तो कैबिनेट की बैठक चल रही है। राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऊर्जा कार्मिकों की मांगों पर कैबिनेट में मोहर लग सकती है। तो धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। उत्तराखंड में इस साल की ये आखिरी कैबिनेट बैठक है। चुनाव से पहले तमाम मुद्दों पर यहां पर आम राय बन सकती है, मोहर लग सकती है कैबिनेट की बैठक में, जो कि जनता के फायदे से जुड़ी हुई हो। तो यहाँ कैबिनेट बैठक चल रही है पुष्कर सिंह धामी की, और तमाम मुद्दों पर यहाँ पर मोहर लगाई जा सकती है। चुनाव से पहले तमाम मुद्दे जो कि लोकहित से जुड़े हुए हैं। राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का प्रस्ताव भी ला सकती है कैबिनेट बैठक। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं देहरादून से। रोहित, कैबिनेट बैठक जारी है, क्या क्या एजेंडा है इस बैठक का, किन किन मुद्दों पर इसमें मोहर लग सकती है? देखिए रमन, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है इस समय, और बीजेपी सरकार के कार्यकाल के आखिरी वर्ष में ये सबसे अंतिम बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, तमाम मंत्री वो मौजूद हैं बैठक में। और बैठक की महत्ता को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले 2.5 घंटे से बैठक चल रही है और मैराथन बैठक चल रही है। कुछ लोक लुभावन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, जन कल्याणकारी प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, स्वास्थ्य नीति पर मोहर लग सकती है, नौकरियों में सरकारी क्षैतिज आरक्षण को लेकर मोहर लग सकती है, पुलिस के ग्रेड पे को लेकर भी चिंतन मंथन हो रहा है। और इसके साथ ही पेयजल निगम के जो तमाम कर्मचारी पूरे उत्तराखंड में आंदोलनरत हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। 2800 पुलिस के अधिकारियों पेयजल निगम के अधिकारियों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनका जो वेतन और पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से उनको नहीं दिया जाता है और समय समय पर उनको वेतन नहीं मिलता है, तो वो आमरण अनशन की ओर रुख करेंगे। और साथ ही पेयजल निगम को राजकीकरण की बात भी पेयजल निगम के तमाम अधिकारियों कर्मचारी कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे मसले हैं। करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा हो रही है और ये मैराथन बैठक अभी भी जारी है। जी तो रोहित, चुनाव से पहले कोशिश सरकार की यही है कि जो तमाम नाराजगी है वो दूर कर लिए जाए, तमाम ऐसे फैसले ले लिए जाएं जिनसे जनता सीधे जुड़ी हुई है। बिल्कुल रमन, देखिए उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 21 सालों में यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत व्यापक स्तर पर हावी रहता है। 5 साल एक पार्टी की सरकार रहती है, फिर 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार रहती है। हालांकि बीजेपी इस मिथक को तोड़ना चाहती है और सरकार का पूरा प्रयास है कि कुछ लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जो फैसले हैं इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाएं। लिहाजा इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। सभी जो विभागीय मंत्री हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। एक मैराथन बैठक कह सकते हैं ये हो रही है। और उसके बाद फिर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल, जो कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो थोड़ी ही देर में मीडिया को ब्रीफ करेंगे कैबिनेट के फैसलों को लेकर। बिल्कुल रोहित, बने रहिए आप। तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटते रहेंगे। और रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो पूरे देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो लगातार दौरों पर हैं पुष्कर सिंह धामी, अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड की। और ऋषिकुल आयुर्वेदिक विद्यालय में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। और हमारे सहयोगी संजय पुंडित जुड़ चुके हैं। संजय पुंडित, क्या है पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम? बिल्कुल रमन, 1 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार आ रहे हैं और सबसे पहले महिला स्टेडियम में पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर आएंगे। उसके बाद ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में एक अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में साधु संत और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि बड़ा अहम ये दौरा माना जा रहा है। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार ही पुष्कर सिंह धामी लगातार साधु संतों का आशीर्वाद लेते आ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए आज सबसे पहले साधु संत इनका स्वागत
करेंगे और कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। जिस तरीके से देवीस्थानम बोर्ड को भंग किया है तो उसका भी कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करेंगे साधु संत, और लगातार ही उनके दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं हरिद्वार प्रशासन ने पूरी कर ली। अब से कुछ देर में यहाँ पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। जी रमन। और कौन कौन लोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं संजय? अब बिल्कुल पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जो कि भारत मत ट्रस्टी हैं और अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी महाराज वो होंगे। उनको मिलाकर कई बड़े साधु संत और भी यहाँ पर आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो साधु संत है उनका आने का सिलसिला है वो जो देव संस्कृति विद्यालय में है वो शुरू हो गया है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में यानी 2:45 पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल संजय, बने रहिए। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आपके पास हम वापस लौटते रहेंगे। उत्तराखंड में कल से विजय संकल्प यात्रा का अंतिम चरण, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और दुष्यंत गौतम शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम। 2 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर होंगे इस यात्रा में शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे विजय संकल्प यात्रा में शिरकत। 3 दिसंबर को मनोज तिवारी विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। 4 दिसंबर को विजय संकल्प यात्रा का कुमाऊं में समापन होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे यात्रा का समापन। नितिन गडकरी यात्रा के समापन पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 दिसंबर को गढ़वाल मंडल में विजय संकल्प यात्रा का समापन। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वाल मंडल में यात्रा का समापन करेंगे। तो लगातार पूरे उत्तराखंड का ये कार्यक्रम है। 6 तारीख का ये कार्यक्रम है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। और पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। जब हमारे राज्य का बजट जैसी मत बनाया जा रहा था उस समय हमारा राज्य चाहे वो नाबार्ड के द्वारा कुछ योजनाएं हों, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, ग्रामीण मिशन का क्षेत्र हो, हमारा सड़कों का हो और जमीन का क्षेत्र हो, पर्यटन का हो, ऊर्जा का हो, चाहे कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी व्यवस्था कैसे सबसे अच्छी हो, उसके लिए हमने सभी विभागों को, जितने भी हमारे विभाग हैं, उन सभी विभागों को हमने कहा है कि अपना एक रोड है अगले 10 सालों का हो और 10 सालों के रोड मैप के आधार पर हम आगे तो जो हमारी गतिविधियां चलने वाली हैं, हमारे कार्यक्रम चलने वाले हैं, सरकार के जितने भी काम चलने वाले हैं, हम उनको 10 सालों के कार्यक्रम में हम उनको सम्मिलित करना चाहते हैं। उसके आधार पर विजन देकर रोड मैप देकर हमारे बताता है। तो उसमें सभी के अंदर हमने 4 विचारों की चर्चाएं इसमें आयोजित कर रही है। एक तो हमने बहुत सभी लोगों को बुलाया, काफी शिक्षा लोगों से आए, आपके कुलपति में भी आए थे बहुत सारे लोग थे, नीति आयोग के जो हमारे उपाध्यक्ष राजीव जी पूरे दिन यहाँ रहे। हमने 2 सेशनों में इस कार्यक्रम को चलाया। इसके पीछे हमारा हेतु है कि जो हमारा काम चल रहा है, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाबार्ड भी अच्छा काम कर रहा है, लगातार नाबार्ड के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हमारी आ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप प्रमोट कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज हमारे मतलब स्वरोजगार का बहुत बड़ा काम उनके द्वारा होगा। हजारों में लाखों लोगों को सीधे सीधे रोजगार से लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि बहुत सारा काम अभी हमें करना है, बहुत सारा काम हमारा बचा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री की भी अपेक्षा है कि जब हम अपने राज्य स्थापना का हम 25वां वर्ष जब मना रहे हैं, बजट जयंती वर्ष जब मना रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। उस क्षेत्र में हमारी योजनाएं और हमारी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं अल्पकालीन होकर वो दीर्घकालीन है, जिसमें कि छोटे किसान जिनके पास कम जमीन है कैसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो, कैसे जमीन से उन्हें फायदा हो। हमें सोचना होगा कि क्या हम इस कार्य को कर सकते हैं और कैसे इसको धरातल को कर सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय।
सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये नाम तय किए गए हैं। आचार संहिता से पहले कांग्रेस कर सकती है नामों का ऐलान। बीते दिनों दिल्ली में हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो तय हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर, सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। आचार संहिता से पहले कांग्रेस इन नामों का ऐलान कर सकती है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड कांग्रेस से बीते दिनों दिल्ली में हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठक, और जिसमें 70 विधानसभाओं के लिए नाम तय कर लिए गए हैं कि कौन इस बार उत्तराखंड के दंगल में ताल ठोकने वाला है। कांग्रेस के टिकट पर 70 विधानसभा सीटों के लिए नाम तय किए जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, आचार संहिता लगने से पहले इन नामों की घोषणा की जा सकती है। तो सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय, सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन मीटिंग दिल्ली में चली थी और उसके बाद नामों पर सहमति बन चुकी है। 70 नामों के ऊपर बीते दिनों दिल्ली में हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, 70 नामों पर सहमति बन गई है और कब तक इन नामों की घोषणा की जा सकती है? बिल्कुल, हमने देखा था कि जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अविनाश पांडे, वो उत्तराखंड के जो पर्वतीय जिले हैं और जो मैदानी और तराई वाले इलाके हैं वहां पर वो लगातार सक्रिय रहे इस एक महीने, और जनता से जो तमाम जो दावेदारी विधानसभा क्षेत्रों से जो उम्मीदवार कर रहे हैं, जनता से उनके बारे में फीडबैक लिया कि फला नेता ने कोविड काल के दौरान जनता के लिए क्या कुछ किया, पार्टी की बेहतरी के लिए उसने क्या कुछ किया, कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए वो कितना सक्रिय रहा, कांग्रेस के प्रति कितनी वफादारी है, कितना कर्मठ नेता है। ये तमाम पैमाने हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अविनाश पांडे जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सभी दावेदारों का इंटरव्यू भी लिया, उनसे पूछताछ भी की, और कांग्रेस मुख्यालय में एक हफ्ते बाद ही उन्होंने तमाम दावेदारों को कांग्रेस मुख्यालय बुलाया और दावेदारों का कांग्रेस भवन में इंटरव्यू हुआ। उनसे पूछा गया कि कितनी सक्रियता उन्होंने कोविड काल के दौरान दिखाई, कितना क्षेत्र में लोकप्रिय है, उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए क्या कुछ वो कर रहे हैं, कांग्रेस की रीति नीति को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के तहत परसों यानी 29 दिसंबर को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की हाई लेवल बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन अविनाश पांडे हैं उन्होंने की। इस बैठक में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, ये और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो शामिल रहे। 70 विधानसभा सीटों पर जो मोटा मोटा आकलन जो है स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है अविनाश पांडे ने उन्होंने कर लिया था। हालांकि जो अंतिम निर्णय है जो 29 तारीख को अंतिम निर्णय ले लिया गया है। अब संभवतः कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। जी बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। देहरादून, अपने पार्टी के विधायक के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता का धरना। तो बीजेपी कार्यकर्ता ने धरना शुरू किया है। विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विधायक उमेश शर्मा काऊ को निष्कासित करने की मांग यहां पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक उमेश शर्मा काऊ को निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। अपनी पार्टी के विधायक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उमेश शर्मा काऊ, कुछ ही वक्त पहले ये खबर भी फैली थी कि वो बीजेपी छोड़ सकते हैं हरक सिंह रावत के साथ। हालांकि बाद में इन तमाम मुद्दों को सुलझा लिया गया। और हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रोहित, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही विधायक के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ वक्त पहले उमेश शर्मा काऊ के वापस जाने की खबर भी सामने आई थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की भी खबर सामने आई थी। जी देखिए रमन, 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में विधायक उमेश शर्मा काऊ शामिल हुए थे और उसके बाद लगातार 5 साल उन्होंने काम किया। अभी कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन तमाम खबरों का खंडन उमेश शर्मा काऊ ने खुद किया। अब जो ये पूरा मसला हो रहा है विरोध प्रदर्शन का, दरअसल ये रायपुर विधानसभा जहां से उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं, वहां पर जो 2 मंडल हैं, एक है वीरचंद सिंह गढ़वाली मंडल और दूसरा तपोवन मंडल, वहां पर जो अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष, उनको संगठन से बोलकर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने उनको हटवा दिया है और वहां पर ऐसे अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था।
और बीजेपी से कोई सरोकार नहीं है। इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के जो रायपुर क्षेत्र के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, और जो जिन मंडल अध्यक्षों को हटाया गया है वो भी कह रहे हैं कि ना हम अस्वस्थ हैं, ना हमने इस्तीफे की बात कही, लेकिन फिर भी हमें हटा दिया गया। तो ये हाई लेवल जो ड्रामा है बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अभी भी चल रहा है, और विधायक उमेश शर्मा खाऊ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात जो है बीजेपी के कार्यकर्ता खुद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, तमाम खबरों के अपडेट के लिए आपके पास हम वापस आते रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना की बड़ी रफ्तार, आईआईएम के 3 छात्रों समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड में 24 घंटे में 59 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब 255 एक्टिव केस हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी। यहां आईआईएम के 3 छात्रों समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 59 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना चिंता का कारण बना हुआ है। राज्य में अब 255 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना की जो रफ्तार है वो बड़ी है। आईआईएम के 3 छात्रों समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 24 घंटे में अगर बात करें तो 59 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब 255 एक्टिव केस हैं। कोरोना को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। कोरोना को देखते हुए यहां किस किस तरह से सख्ती की गई है ये देखते हैं। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन कितना जागरूक है, कितना सतर्क है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत। इनसे बात करते हैं कि कोरोना से लेकर क्या तैयारियां हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जो नया वर्ष आने वाला है इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इसके सेलिब्रेशन के लिए काफ़ी लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, और ये जो वेरिएंट है इसके फैलने की इस समय सबसे ज़्यादा संभावना है। तो शासन ने जो भी इसके बारे में गाइडलाइन लागू की हैं, जिसमें कि रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू है वो लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो होटल्स वगैरह हैं उनमें पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि जिन लोगों की वहाँ पर बुकिंग्स हैं उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाए, या 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का जो इस प्रकार का आयोजन है वो न किया जाए। तो हम लोग इसको सख्ती से लागू करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसके पालन के लिए भी हम लोग जहां एक और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों का चालान कर रहे हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य से लगते हुए तमाम बॉर्डर, हरिद्वार से लगते हुए तमाम बॉर्डर, नया साल है, लोग देवभूमि का रुख करेंगे, तो बॉर्डरों पर किस तरह की तैयारियां हैं? उत्तराखंड में प्रवेश के लिए जो शासन ने मानक निर्धारित किए हैं कि 72 आवर्स RT-PCR रिपोर्ट या डबल वैक्सीनेशन, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। और जिन लोगों की इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं है उनके खिलाफ उनका या तो वहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है या उनको वापस किया जा रहा है। जो परिवहन है, जो बसें आती है, उनको जो यात्री होते हैं उनमें किस तरह की टेस्टिंग है? मैंने आपसे बताया ना कि उसमें एक तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो हम करा रहे हैं, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि वो आदमी नेगेटिव है। यदि वो पॉजिटिव है तो स्वास्थ्य विभाग अकॉर्डिंगली अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत। साफ तौर पर इनका कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार ही लोगों को जागरूक कर रही है, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, यात्री हैं, उनकी भी 72 घंटे पहली रिपोर्ट जांच कर ही उनको उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। अपने सहयोगी परवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून फिर बन रहा है कोरोना का हॉट स्पॉट। अब हर मरीज की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। 3 संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, देहरादून में फिर से मामले बढ़ रहे हैं। अब हर मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, जिसके जरिए पता चलेगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। 3 संदिग्धों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। देहरादून में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। अब हर मरीज की यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी, ताकि पता चल सके कि ये कोरोना के किस वेरिएंट से प्रभावित हुए हैं। तो देहरादून में ये अब फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं, और कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लगातार इसे चिंता का कारण माना गया है। डेल्टा की तुलना में 3 गुना खतरनाक है ओमिक्रॉन। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिन में फैल गया। कई बार संक्रमण के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते 1.5 से 3 दिनों में 2 गुने केस सामने आए हैं। डेल्टा की तुलना में 3 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है ओमिक्रॉन। 15 साल की उम्र तक बच्चों के ऑर्गन डेवलपमेंट पर इसके असर का खतरा हो सकता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट पर असर का खतरा है ओमिक्रॉन का। वैक्सीन के ट्रायल से बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर का
भी खतरा है। डेल्टा की तुलना में 3 गुना खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट। डेल्टा के 100 दिन के मुकाबले जल्दी फैला ओमिक्रॉन। 15 साल की उम्र तक के बच्चों के ऑर्गन डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। ट्रायल फेज में बच्चों के ऑर्गन डेवलपमेंट पर असर का खतरा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट पर असर का खतरा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली में हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से 300 पर्यटक रास्ते में फंसे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से रोड पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है। तो लैंडस्लाइड की वजह से 300 पर्यटक फंस चुके हैं। लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। चमोली में हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर ये लैंडस्लाइड हुई है। 300 पर्यटक रास्ते में फंस चुके हैं। चमोली की यह घटना है जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से उर्गम घाटी की तरफ जो रास्ता जाता है हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता यशपाल आर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को औचित्यहीन बताया। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने दलित पिछड़े समाज के व्यक्तियों को कुचलने का काम किया है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सबसे अधिक उत्पीड़न हुआ है। तो ये यशपाल आर्या का कहना है। यशपाल आर्या जो कि पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद में रहे, लगभग 4.5 साल मंत्री पद पर रहे और अब फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब देखिए, अच्छा होता कि पहले चुनाव से 2-3 साल पहले अगर ये इस तरह की घोषणाएं होती तो धरातल पर दिखाई देती। लेकिन चुनाव जो करीब है, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना है जल्दी ही, कुछ दिनों में ही। इस तरह की घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। जनता सब जानती है ये चुनावी शगुफे हैं, चुनावी घोषणाएं हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास का जो उनका अवधारणा है बिल्कुल निर्मूल है। कहीं उसकी कोई जगह नहीं, धरातल पर जगह ही नहीं है। खोखले वायदे, खोखले नारे, सबका साथ सबका विकास, ये सारे जितने भी इनकी ये स्लोगन्स हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, न इनमें कुछ भरोसा कर रही है आपके प्रदेश की जनता। और खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से, जहां बीजेपी कार्यालय पर ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ ने राहत राशि के चेक वितरित किए। इसके साथ साथ बढ़ती ठंड के प्रकोप से बचने के लिए कंबल भी बांटे। 75 चेक दिए हैं जो निराश्रित गरीब कमज़ोर लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री उनको राहत देते हैं। ऐसे लोगों को राहत देने से दिल को भी खुशी होती है। सरकार भी चाहती है कि जो कहीं किसी कष्ट में है, बीमार में है, शादी है, विवाह है, तो उसमें हम सब लोग अपनी तरफ से सेवा भाव से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ उस पर अपना सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उन लोगों को सहायता देने का काम करते हैं। 75 चेक दिए गए हैं और सभी प्रसन्न हैं। माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी की योजना को फलीभूत कर रहे हैं और सेवा का भाव प्रत्येक चेक अलग अलग धनराशि है, जिसकी आवश्यकता है अनुसार है। किसी को 5 है, किसी को 10 है, इससे भी ज़्यादा है। तो जहां आवश्यकता होती है सरकार अपना आकलन करती है। आकलन करने के बाद में उसको जो स्वीकृत करते हैं उसके चेक आके तहसील के द्वारा आते हैं, उसको हम सामूहिक रूप से वितरण करते हैं ताकि बिचौलिया का काम खत्म हो जाए, सीधे राशि उनको पहुंचे और पारदर्शिता बनी रहे। तो उत्तराखंड की खबरों में इतना ही।